दोस्तों अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं हूं आपका होस्ट अकील खान मिल्लत टाइम्स मुंबई स्टूडियो से। और आज फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जनाब शम्स तबरेज़ कासमी साहब, जो कि चीफ एडिटर हैं मिल्लत टाइम्स के। कैसे हैं आप शम्स तबरेज़ साहब? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बखैर हूँ। जी जी। आप कैसे हैं? बीबो, जैसे कि आप जानते हैं कि हम जनाब शम्स तबरेज़ साहब से देश विदेश की जो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है उनके बारे में हम उनसे राय जानते हैं उनकी। शम्स साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कमाल खान साहब, जो कि एनडीटीवी के एक सीनियर जर्नलिस्ट है उत्तर प्रदेश से, की रिपोर्टिंग करते थे, उनका इंतकाल हो गया है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आपसे कभी उनकी मुलाकात हुई हो या कभी बात हुई हो, और किस तरीके के शख्स थे वो, और उससे हमारी पत्रकारिता जगत पर उनके इंतकाल से क्या फ़र्क पड़ेगा? 2 अल्फ़ाज़ उनके बारे में स्टार्ट कर बोल दीजिए, ताकि हम फिर आगे कुछ अन्य मुद्दों पर बात करें। जी बिल्कुल, कमाल खान साहब का इंतकाल सहाफ़ती दुनिया का एक बड़ा खसारा है और एक ऐसे दौर में जब पत्रकार सरकारों की तारीफ करते हैं, ग्राउंड ज़ीरो पर जाने के बजाय स्टूडियो में बैठकर सरकार की कसीदा-ख़ानी करते हैं, सच्चाई के खिलाफ झूठ पर मबनी रिपोर्टिंग करते हैं या स्टूडियो में बैठ कर के गलत-सलत खबरें बनाते हैं। ऐसे दौर में कमाल खान को हमेशा याद रखा जाएगा कि वो स्टूडियो में कम आते थे, ग्राउंड ज़ीरो पर हमेशा होते थे और ग्राउंड ज़ीरो से ही रिपोर्टिंग करते थे, सच्चाई दिखाते थे, रियलिटी दिखाते थे। कई सारे ऐसे मामलों में जहाँ मुसलमानों पर या दलितों पर ज़ुल्म हुआ, मीडिया ने उसको दूसरा रंग दिया, उन्होंने ग्राउंड पर जाकर के सच दिखाया कि हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है। और उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ मकाम पर वो जाते थे और एनडीटीवी का एक वो बड़ा और नुमाया चेहरा थे और पूरे देश भर में एक सच्चे ईमानदार सहाफ़ी के तौर पर वो जाने जाते थे। उनके इंतकाल पर यकीनन सहाफ़ती दुनिया का बहुत बड़ा खसारा है, हम सब गमज़दा है। मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं रही, लेकिन शायद एक मरतबा मुझे याद है मुन्ने भाई के ज़रिए फ़ोन पर बातचीत हुई थी और बड़े अच्छे अंदाज़ में उन्होंने बातचीत की, हमेशा अच्छा उनका अंदाज़ रहा। इस वजह से हम लोगों ने भी उनकी वफ़ात पर गम का इज़हार किया है, हमारे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की तरफ से भी ताज़ियत का इज़हार किया गया है और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। वो एक आइडियल आमीन। सहाफ़ी थे, उनकी वजह से जो कमी हुई है, जो खला पैदा हुआ है, उसकी तकमील हो और उनके अहले खाना को सब्र जमील अल्लाह ताला अता फ़रमाए, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम मिले। जी, उनके घर वालों को अल्लाह ताला सब्र दे। जी, आमीन। शम्स साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि एक बड़ी जो न्यूज़ हमारी नज़र में है, जिसके बारे में आपकी राय जानना चाहते हैं, वो है जनाब सज्जाद नोमानी साहब का एक खुला लेटर, एक खत जो उन्होंने ओवैसी साहब के लिए लिखा है। और उस खत में उन्होंने ये अपील की है, उनसे ये मशवरा किया है कि क्योंकि हालात बहुत ही नाजुक मोड़ पर आ चुके हैं और बस उत्तर प्रदेश के इलेक्शन आने वाले हैं, मुसलमानों का जो वोट फैक्टर है बहुत अहमियत रखता है, इसलिए उन्होंने उनको मशवरा दिया है कि वो उन जगहों पर कैंडिडेट ना खड़ा करें जहां पर उनके कैंडिडेट नहीं जीत सकते हैं, या उनके कैंडिडेट खड़ा करने से वोटों का बंटवारा होगा, और जो मुल्क मुखालिफ ताकतें हैं जो मुल्क को नुकसान पहुंचा रही हैं और मुसलमानों के खिलाफ भी षड्यंत्र करती रहती है, खुल खुल के सामने आती रहती है, ताकि उनको फायदा ना हो। आप किस तरह देखते हैं उनके मशवरे को, और क्या आपको लगता है कि इससे कुछ आने वाले वक्त में फायदा होगा, या इसका प्रोपोगंडा बीजेपी जैसी गवर्नमेंट कर सकती है कि मुसलमान देखिए अपने ही लोगों से अपील कर रहे हैं ताकि वो हमें हरा सकें, इसलिए आप भी मुत्तहद हो जाइए, हमें वोट करिए। किस तरह देखते हैं आप इस घटना को? जी बिल्कुल, जो आपने सवाल किया है इसके पस मंज़र में भी हमें जाना पड़ेगा। एक तरफ तो बात है कि मौलाना सज्जाद नुमानी ने लेटर लिखा। लेटर उन्होंने क्यों लिखा? उससे पहले भी मौलाना सज्जाद नुमानी और असदुल ओवैसी साहब के दरमियान कई सारे मामले हुए। अगर हम पूरी तफ़सील अगर आपको बताएँ, क्योंकि खुद मैं इसमें शामिल रहा हूँ। मौलाना सज्जाद नुमानी हिंदुस्तान के उलमाए किराम में बड़े दानिश्वर माने जाते, सुलझे हुए और उम्मत की वो हर मामले में ख़ास तौर पर मिल्ली और समाजी मामलों के अलावा सियासी मैदान में रहनुमाई करते हैं, क़यादत करते हैं और उम्मत का एक बड़ा तबका उनसे वाबस्ता है और मौलाना की जो सियासी सोच है, वो वही सोच है जो मुफक्किर इस्लाम मौलाना अबुल मोहसिन सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह की है। खुद मौलाना का नाम उसी से है और एक सही सोच है कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में मुसलमानों के पास अपनी सियासी क़यादत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो मुसलमान बिल्कुल हाशिए पर चले जाएँगे और इसी सोच के साथ मौलाना खलील रहमान सज्जाद नुमानी साहब हमेशा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अप्रिशिएट करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने मेरे साथ एक इंटरव्यू में कहा कि ओवैसी साहब जिस नहज पर काम कर रहे हैं, जो उनकी सोच है, जो उनकी प्लानिंग है, उसको कामयाब और मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है कि वो सिर्फ तने-तन्हा काम ना करे, बल्कि मिल्लत के जो दूसरे लीडर्स हैं, कायदीन हैं, अकाबरीन हैं, उनके साथ भी बैठे और एक मजमूई तौर पर ये काम शुरू किया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए। तो वाक़ई में इसका एक फ़ायदा होगा, उम्मत को एक क़यादत मिलेगी, एक सियासी तदबीर सामने आएगी, सियासी तौर पर मुसलमानों को फ़ायदा होगा। लेकिन अगर जिस तरीके से सिर्फ़ तने-तन्हा कर रहे हैं, दूसरे लोगों को शामिल कर रहे हैं, तो उससे उम्मत का बहुत बड़ा नुकसान होगा और बिल्कुल सच है, मैं मौलाना सज्जाद नुमानी की इस बात से इत्तेफ़ाक करता हूँ
क्योंकि उन्होंने कोई भी। अपने इंटरव्यू में उन्होंने जी आपने जो इससे पहले उनका इंटरव्यू लिया था, उन्होंने ये बात कही भी थी कि मैं चाहता हूँ कि अगर वो मेरे से मशवरा करना चाहें तो जी हम बिल्कुल, मिल करके इस टॉपिक पे बात कर बिल्कुल सकते हैं। मिलकर तैयार है। उससे पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ लोगों के साथ मिलना चाहिए, मिल करके बातचीत करनी चाहिए, जो बुजुर्ग है जिनको भी वो समझते हैं। क्या होता है ना कि जब एक आदमी तने तना लीडर बन जाता है तो फिर उसी पे सब कुछ डिपेंड हो जाता है। खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो फिर कौम बगैर लीडर को हो जाती है। इसलिए कैडर बेस से चंद लोग होते हैं तो अच्छा होता है। तो इसलिए मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा, उसके बाद असद ओवैसी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जिन उलमाओं को हमसे शिकायत है वो हमसे मिले, हम उनका इलाज कर देंगे, कौम को क़यादत की ज़रूरत है और मैं कोई नेता नहीं बनना चाहता। उसके बाद बैरिस्टर सॉरी मौलाना खलील रहमान सज्जाद नुमानी साहब ने उनके इस जवाब में कहा कि वैसी साहब की इस वीडियो का हम खैर मकदम करते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि हम उलमाए कराम से मिलना चाहते हैं और मैं उनसे मिलने को तैयार हूँ। मेरी तबीयत खराब है नहीं तो मैं खुद उनसे मिलने जाता और मौलाना सज्जाद नुमानी के अंदर तवाज़ुन है, सादगी है, वो कहीं मिलने जा सकते थे। वैसे साहब को उन्होंने एक पैगाम दिया, वैसे साहब तक पैगाम पहुंचा भी, उनके लोगों ने पहुंचाया भी, कई उनके लोगों ने मुझसे भी राब्ता किया। अब इसके बावजूद दोनों रहनुमाओं की आपस में मुलाकात नहीं हुई। हालांकि वैसे साहब चाहते तो जाकर के मुलाकात कर सकते थे। वो लखनऊ में रहते हैं, यूपी में, या उनसे बात कर सकते थे फोन पर कि मौलाना आपसे मिलना चाहते हैं या आप हमारे यहाँ आ जाए। लेकिन बहरहाल बातचीत नहीं हुई। न वैसे साहब ने उस पर रिस्पॉन्स किया, न मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने बराह रास्त उनको फोन किया, लेकिन उन्होंने अपना पैगाम पहुंचाया कि मिलना चाहते हैं। असम अब साहब इसके ये बाद क्या हुआ कि जब 11 इधर दलित लीडरों ने बीजेपी छोड़ करके समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना शुरू किया तो मौलाना सज्जाद साहब को लगा कि इस वक्त बीजेपी कमजोर पड़ रही है और जो ओबीसी एससी एसटी है वो एकजुट हो रहे हैं। बीजेपी को इन लोगों ने पिछले चुनाव में वोट किया था, इस बार ये लोग उनको वोट करने नहीं जा रहे हैं। तो मौलाना सज्जाद साहब को ऐसा लगा कि अब जब ओबीसी और एससी एसटी के लोग एक हो रहे हैं और इनकी तादाद 80% के करीब ही मतलब 60% हो जाते हैं और मुसलमानों को मिलाकर के 80% हो जाते हैं। तो जब 60% एक हो रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं, अब अगर मुसलमानों का वोट बटेगा और मुसलमानों का वोट तकसीम होगा तो उसमें असद ओवैसी साहब की वजह से भी हो सकता है, जैसा कि उन्होंने 100 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान किया। तो उन्होंने मशवरा दिया है कि आप सिर्फ उन्हीं सीटों पर लड़े जहां मजबूत हैं, जहां आप ताकतवर हैं, आपका कैडर है, जहां आप जीत सकते हैं। बकिया और जगहों पर जहां जितना पॉसिबल ना हो वहां उम्मीदवार ना उतारे, क्योंकि उसकी वजह से सीटों के वोटों का तकसीम होगा और बिला वजह बीजेपी का फायदा होगा। क्योंकि वोटों की तकसीम, क्योंकि जो वोटों का तकसीम होगा वही वोट तकसीम होगा जो समाजवादी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी को जाएगा। बीजेपी का अपना वोट बैंक है, तो इधर वोटों का तकसीम हो जाएगा, उधर वन साइडेड चला जाएगा। तो इस वजह से मौलाना सज्जाद नुमानी ने मशवरा दिया और मुझे लगता है कि उनका मशवरा देना गलत नहीं है, एक सही मशवरा उन्होंने दिया है। जी जी जी, मौलाना सज्जाद नूमानी साहब ने भी ये बात तस्लीम की और यही सेम चीज़ जो है अभी एक इंटरव्यू में मौलाना महमूद मदनी साहब ने भी ये बात कही कि उन्हें असदुद्दीन ओवैसी साहब से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि वो एक बैरिस्टर है, पढ़े लिखे इंसान है, बहुत ही एक्सेप्टेबल इंसान है, लेकिन कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं या कुछ इस तरीके की स्ट्रेटजीज उनकी ऐसी हैं जिसकी वजह से वो उनके साथ में नहीं आ पा रहे हैं। और सेम ऐसी शायद कुछ चीजें हमारे दूसरे दानिश्वर तबके में भी है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को। क्योंकि मेरा अभी जो सबसे बड़ा सवाल है, जैसे कि वो ये बात बोलते हैं कि उनको कोई पूछ नहीं रहा है। आपने भी अपने इंटरव्यू में ये बात बताई है पब्लिक को कि सपा जो है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब से बात नहीं कर रही है, बसपा, सपा या कांग्रेस किसी भी तरीके की मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं कर रहे हैं, उनको खड़ा भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन यही सेम चीज जब असदुद्दीन ओवैसी साहब आरोप लगाते हैं अखिलेश यादव के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर या बसपा के ऊपर, लेकिन जब हम उनको खुद देखते हैं तो हमें आपके थ्रू और भी चैनल के थ्रू ये खबरें आती हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद मुस्लिम जो पॉलिटिकल पार्टीज वहां पर है उनसे भी बात नहीं कर रहे हैं। तो ये किस तरह, ये तो एक ही प्लेटफॉर्म पे दोनों पार्टीज और वो खुद भी खड़े। अगर वो खुद मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं कर रहे हैं, उनके लीडरों से मुलाकात नहीं कर रहे हैं, उनको अपने लेवल का नहीं समझ रहे हैं, तो वो किस तरीके से आरोप लगाते हैं अखिलेश यादव के ऊपर, सपा के ऊपर, बसपा के ऊपर या कांग्रेस के ऊपर कि वो उनको पूछ नहीं रहे। सेम स्ट्रेटजी तो वो भी अपना रहे हैं। तो क्या फर्क है असदुद्दीन ओवैसी साहब के और अखिलेश यादव और दूसरी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज के साथ? जी बिल्कुल, मुझे लगता है आपने जो सवाल किया बजा है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब चाहते हैं कि मुस्लिम वोटों की अहमियत हो, मुसलमानों को उनका सियासी हक मिले, तो ये सब वो तने तनहा लीडर बन के नहीं कर सकते या ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
भले ही उनकी रैलियों में भीड़ हो जाएगी, कुछ जगहों पर उनके एमपीज एमएलए बन जाएंगे, लेकिन अगर वो सियासत इस बुनियाद पर कर रहे हैं, मुसलमानों के वोट की बुनियाद पर या मुसलमान होने की बुनियाद पर, तो उसके लिए उन्हें दूसरे मुस्लिम लीडरों को भी साथ मिलाना पड़ेगा। और जब चंद मुस्लिम लीडर्स एक साथ होंगे तो यकीनी तौर पर समाजवादी पार्टी झुकेगी, कांग्रेस झुकेगी, दूसरी पार्टियां झुकेगी। लेकिन जब आप ऐसा नहीं करेंगे, खुद को तनहा मुसलमानों का हकदार बनाएंगे, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव को लगेगा या बीएसपी को या कांग्रेस को लगेगा कि खुद आपस में मुत्तहिद नहीं है, इनके आपस में विवाद है। वैसे ही पीस पार्टी को नहीं देखना चाहते, पीस पार्टी एमआईएम को नहीं देखना चाहती है, एमआईएम राष्ट्रीय उलमा काउंसिल को नहीं देखना चाहती, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल को एसडीपीआई बर्दाश्त नहीं है, ऑल इंडिया मिली, मतलब अलग अलग सब है। तो जब उनको ये सारी चीजें मिलती है, उनकी भी नजर है कि मुसलमान आपस में क्या कर रहे हैं, किस नहज पर काम कर रहे हैं, उनके आपस में कितना विवाद है। हमारे अंदरूनी इख्तलाफात को जान करके ही वो हमारे मसलों पर तवज्जो नहीं देते, हमारी आवाज नहीं उठाते, और वो जानते हैं कि कट मर करके हमारे पास ही आएंगे, खुद इनके आपस में विवाद है, अपनी लीडरशिप को फरोग देना नहीं चाहते। इसलिए अगर वाकई मैं कहूंगा कि वैसी साहब या कोई भी अगर चाहते हैं कि सेकुलर पार्टियों के अलायंस में मुसलमानों को जगह मिले, इनको इनकी सीटें मिले, इनको मकाम मिले, इनको भी शामिल किया जाए, तो उसके लिए जरूरी है कि खुद भी आपस में कम से कम मुत्तहिद हो। आप भले ही पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर के बातचीत ना करें या एक अलायंस ना बने, लेकिन कम से कम बातचीत तो करें। आप अपना एक अलायंस बना लें, और जब आप अखिलेश यादव से करके अपना एक अलायंस बना लेंगे कि भाई फला फला हम लोग भी हैं, तो फिर क्या हिम्मत है उनकी कि वो आपके खिलाफ जाएंगे। कम से कम 173 सीटों पर मेरा तज्जिया है कि मुसलमान वोट असरअंदाज होते हैं, लेकिन 40 सीट तो ऐसी जहां हम अपने दम पर जीत सकते हैं बगैर, और अगर ये सब मिल करके अपना एक अलायंस बना लेंगे। आप ऐसे भी, आप पर इल्जाम अभी लग रहा है कि आप सेकुलरिज्म के खिलाफ हैं, आप खुद वैसे साहब बोलते हैं कि हम सेकुलरिज्म को बचाना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सेकुलरिज्म के नाम पर हमारा इस्तेसाल किया जाता है। आप पर लगातार ये इल्जाम लग रहा है कि आप सेकुलर पार्टियों के खिलाफ काम कर रहे हैं, या मतलब कई तरह के इल्जाम लग रहा है कि जिन्ना वाली सियासत कर रहे हैं या मुस्लिम लीग वाली सियासत कर रहा है। तो जब ये इल्जाम आप पर लग ही रहा है, इन सब के बावजूद आपकी पार्टी का नाम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो थोड़ा सा और इल्जाम आप बर्दाश्त कीजिए, उम्मत के मफाद के लिए थोड़ा सा और कुर्बानी दीजिए। और जो दूसरे लोग हैं, जैसे यूपी में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, एक इलाकाई पार्टी मौजूद है, पीस पार्टी मौजूद है, टीपीआई यहाँ मौजूद है, और भी कुछ पार्टी हो सकती है, इन सबको अपने साथ शामिल कीजिए, अपना एक अलायंस बनाइए और अपनी उम्मीदवार उतारिए। और जब सब लोग हो जाएंगे, और फिर एक ऐलान कर दीजिए कि भाई हम बीजेपी के खिलाफ हैं, लेकिन हम उसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे इक़्तिदार में पहुंचाने के लिए जो हमें हिस्सेदारी देगी, सिर्फ हमें कैंडिडेट नहीं बनाएगा। जब ऐसे इस अलायंस का कैंडिडेट होगा तो एसपी भी झुकेगी, या तो इसको अपने अलायंस में शामिल करेगी, या कम से कम जीत के बाद इनको अपने अलायंस में शामिल करेगी, हमारे वोटों की हैसियत होगी, हमारी पहचान होगी। लेकिन जब हम ये सब नहीं करेंगे और खुद आपस में एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहेंगे, आपस में अलायंस करने के बजाय, अपने लोगों को अहमियत देने के बजाय डायरेक्ट हम चाहेंगे कि हमें अखिलेश यादव अहमियत दे, हमसे बातचीत करे, तो ये पॉसिबल, क्योंकि अखिलेश यादव को भी पता है कि इनको हम शामिल कर लेंगे तो हम पर दूसरा इल्जाम ये लगेगा कि भाई ये मुस्लिम की सियासत कर रहे हैं, मुसलमानों को मिला लिया है। फिर मुसलमानों को जो दूसरा ग्रुप है वो नाराज हो जाएगा, क्योंकि इनकी वजह से तो चलो आधे लोग नाराज हैं, लेकिन इनको हमने मिला लिया तो अब जो दूसरे आधे हैं वो हमसे नाराज हो जाएंगे, और उससे ज्यादा लोग हैं, कई फरीक लोग हैं। तो इसलिए अखिलेश यादव भी नहीं कर रहे, तो हमें आपस में भी एकजुट होने की जरूरत है। क्योंकि अभी आज की न्यूज आई है और आपने भी अपने एक वीडियो में बताया हमें कि अखिलेश यादव की बातचीत चंद्रशेखर आजाद से भी चल रही थी, लेकिन वो भी गठबंधन नहीं बन पा रहा है, क्योंकि क्योंकि ये पॉलिटिक्स है। उनको पता है कि अगर अभी ओबीसी के लीडर्स हमारे पास आ रहे हैं और जिस तरीके से एससी एसटी के लीडर्स उनके पास आ रहे हैं, तो उनको जरूरत नहीं है चंद्रशेखर आजाद को ज्यादा सीटें देने की या उनके साथ गठबंधन करके अपनी सीटें कम करने की, क्योंकि ये पॉलिटिक्स है। वो सिर्फ मुसलमानों के साथ ही नहीं मिल रहे हैं, बल्कि जिस चंद्रशेखर आजाद के साथ उनकी बातचीत चल रही थी उसको भी उन्होंने रद्द कर दिया है, और अभी शायद वो गठबंधन नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये पॉलिटिक्स है। तो इसी तरीके से अगर वैसी साहब चाहते हैं कि वो कौम के बड़े लीडर बने, तो उनको भी अपना कद बड़ा करने के साथ साथ अपना दिल भी बड़ा करना चाहिए। हालांकि ये बात हम ऐसे नहीं करते हैं कि वो हैदराबाद के हैं, बाहर से हैं और वो उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि ये संविधान है और ये संवैधानिक अधिकार उनको दिया गया है कि वो कहीं से भी लड़ सकते हैं। लेकिन जहां तक कि पीस पार्टी की बात है, पीस पार्टी उत्तर प्रदेश की पार्टी है, उसके 4 विधायक वहां के रह चुके हैं। अगर वो पीस पार्टी के साथ, उसके साथ साथ दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, अगर मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ गठबंधन नहीं कर सकते, तो ये सवालिया निशान खड़ा होता है कि वो दूसरों के ऊपर कैसे इल्जाम लगाते हैं। जी बिल्कुल। मेरा सवाल आपसे दूसरा ये था
कि जिस तरीके से ये भी हो सकता है कि ये एक उनकी पॉलिटिकल टैक्टिक्स हो कि वो 100 सीट का बोल करके एक दबाव बनाना चाहते हो, ताकि जो सेकुलर पार्टी सो कॉल्ड हैं, जो मुसलमानों को वोट बैंक की तरफ नजर रखती हैं या ये समझती हैं कि मुसलमान के घर की खेती है, वो कहीं जाए ना जाए हमारे पास तो जरूर आएंगे। क्या आपको लगता है कि वो अभी तक 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का एक प्रेशर बना रहे थे, जबकि दूसरी जगहों पर जैसे कि हमने देखा है बिहार के अंदर, हमने बंगाल के अंदर और हमने महाराष्ट्र के अंदर भी देखा, वो 30-40 सीटों तक सिमट जाते हैं। क्या आने वाले वक्त में आपको लगता है कि वो 20-30 सीटों पर आ सकते हैं? दबाव बनाने का जब प्रेशर खत्म हो जाएगा तो वो इस सीटों पर, उन्हीं सीटों पर खड़ा करेंगे जहां पर उनको लगता है कि वो जीत सकते हैं, ऐसा कुछ लगता है? या फिर वो 100 सीटों पर ही जीत अपनी पकड़े रहेंगे और खड़ी करेंगे अपने कैंडिडेट्स? नहीं, ये तो उनकी इसी पॉलिसी का हिस्सा है, जो कि दबाव बनाने की कोशिश होती है। बिहार में भी यही प्लानिंग थी। 50-60 सीटों का ऐलान किया गया था, बाद में 22 सीटों पर नुमाइंदे उतारे गए। एक दबाव बनाने की कोशिश थी आरजेडी और जैसी पार्टियों पर। यहाँ भी 100 सीटों का करके दबाव बनाने की कोशिश थी, ताकि सेकुलर पार्टियों पर, खासतौर पर समाजवादी पर दबाव पड़े, हमारे साथ अलायंस करे। बार बार डिबेट में कई जगहों पर बोलते रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने सिरे से इस पर तवज्जो नहीं दी। और उन्होंने, और वैसी साहब ज्यादा नहीं, जहां जहां उन्हें उम्मीदवार होंगे वहीं खड़े करेंगे, क्योंकि वैसी साहब की रैलियों में भले लोग आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर अभी उनके पास कैंडिडेट भी नहीं है। अब देख लीजिए, सभी पार्टियों के उम्मीदवारों की लिस्ट आ गई है, अभी तक एमआईएम के उम्मीदवारों की लिस्ट सामने नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं अभी फैसला नहीं कर पा रहे, उम्मीदवार भी नहीं मिल पाते आसानी से। एक होता है उम्मीदवार मिल जाना, दूसरा होता है जीतने वाला उम्मीदवार मिलना। तो वो मुश्किल होता है। जब तक आपको जीतने वाला उम्मीदवार नहीं मिलेगा, आप चुनाव नहीं जीत सकते। भले ही आपका कितना भी चर्चा हो, कुछ भी हो जाए, तो जीतने वाले उम्मीदवार का मिलना भी मुश्किल है। अगर मिल जाएंगे तो उतारेंगे, होना चाहिए। देखिए, इस मामले में जो पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे ना, एक तो कसूर सेकुलर पार्टियों का भी बड़ा है। वो मुसलमानों को रिस्पॉन्स नहीं देते, मुसलमानों के साथ अलायंस नहीं करते, मुसलमानों को हिस्सादारी नहीं देना चाहते। मुसलमानों को सिर्फ वो क्या करते हैं कि भाई तुम्हारा ये हिस्सा बोले लो, शरीक नहीं करना चाहते इक़्तिदार में। एक हिस्सा दे दिया, एक हिस्सा तुम्हारा एमएलए का है, बन गए, ज्यादा ज्यादा बड़ा हिस्सा दे दिया कि तुमको मिनिस्टर बना दिया, लेकिन हुकूमत में शरीक नहीं करना चाहते। वैसी साहब की जो लड़ाई है कि मुसलमानों को इक़्तिदार में शराकत मिले, मुसलमानों के इक़्तिदार में बराबरी के साथ शरीक किया जाए, ये कोशिश है। और इसको ये पार्टियां बर्दाश्त नहीं कर रही है। और इसके लिए मुझे लगता है कि ओवैसी साहब को थोड़ा सा सिर्फ वन मैन वाला मामला करने के बजाय थोड़ा सा इन पार्टियों के साथ बैठ करके बात कर लेना चाहिए। ये सही है कि ओवैसी साहब क्या एक बड़ा कद है, एमआईएम की बड़ी हैसियत है, उसके साथ जुड़े लोग हैं। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की अभी वो हैसियत नहीं है, आजमगढ़ तक वो महदूद है। पीस पार्टी का 2012 में था, फिर पार्टी बहुत ज्यादा सिमट गई है। पीस पार्टी के जो सदर है डॉक्टर अयूब सज्जन, उनका खुद जो कैरियर है बीच में बहुत ज्यादा खराब हो गया था। उलमा को गालियां दे रहे थे, मजहबी लीडरों की शान में गुस्ताखी कर रहे थे, उल्टे सीधे बोल रहे थे, उलमाओं के खिलाफ बदजुबानी करने लगे थे। और इस वजह से भी उलमा इनके खिलाफ है। और कई मरतबा इन लोगों का भी रवैया अच्छा नहीं रहता। आज ये लोग भी कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के नाम पर इत्तेहाद चाहते हैं, लेकिन इन लोगों ने भी कुछ अच्छा काम नहीं किया। तो इन लोगों को भी अपने आप में झांकना चाहिए। लेकिन बहरहाल असदुद्दीन ओवैसी की एक पार्टी एस्टेब्लिश्ड पार्टी है, उनके एमपीज है, एमएलएज है, कई रियासतों में पार्टी है। तो उसको एक बड़ी पार्टी मानते हुए कम से कम अखिलेश यादव को उन पर फोकस करना चाहिए। आप देखिए, दलितों की कई सारी पार्टियां हैं, लेकिन सारी पार्टियों के साथ तो ये अलायंस नहीं कर लेती ना समाजवादी पार्टी। बीएसपी के साथ पिछले चुनाव में उन्होंने अलायंस किया था, यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में किया उन्होंने। या फिर अभी चंद्रशेखर आजाद के साथ, जो दलितों का एक बड़ा चेहरा बन रहा है, हालांकि बात नहीं बन पाई और वो दोनों अलग हो गए हैं। तो इनके साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा भी दलितों की कई सारी छोटी पार्टी है, जिसका असर और सुख नहीं, जिसका असर नहीं है, तो उसके साथ वो अलायंस नहीं कर रहे, नहीं बातचीत कर रहे। तो कम से कम एमआईएम चेहरा है, चुनाव में बराबर उन पर सियासत हो रही है, मीडिया में लगातार उनको जगह मिल रही है, स्पेस मिल रहा है। तो कम से कम उनकी एक हैसियत है। यूपी के सभी आवाम तक कम से कम असदुद्दीन ओवैसी का मैसेज पहुंचा हुआ है कि एमआईएम कोई पार्टी है जो चुनाव लड़ रही है। ये बात पीस पार्टी के बारे में नहीं है, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के बारे में नहीं है, दूसरी पार्टियों के बारे में नहीं है। तो कम से कम इसी माना कर कम से कम इसको सपोर्ट करना चाहिए था, बातचीत भी करनी चाहिए थी समाजवादी पार्टी के लोगों को, लेकिन इन लोगों ने भी नजरअंदाज किया। नहीं, लेकिन ये उनकी पॉलिटिकल, अखिलेश यादव साहब की एक पॉलिटिकल कमजोरी भी हो सकती है, क्योंकि अगर वो एस्टेब्लिश अगर होने देंगे एमआईएम को, तो आने वाले वक्त में तो पूरी तरीके से उनका जो मुसलमानों का वोट बैंक है उसमें सेध लग जाएगा। नंबर 2, अगर वो एमआईएम के साथ बैठ के बात करते हैं या असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हाथ मिलाते हैं, तो बीजेपी को मौका मिल जाएगा ये बोलने में कि ये देखिए किस तरीके से मुसलमानों को अपीज कर रहे हैं, एमआईएम के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं। ये तो वो लोग हैं जो कि जिन्ना की बात करते हैं, पाकिस्तान बनाने की बात करते हैं, अखिलेश यादव उन्हीं की तरफ जा रहे हैं। अगर वो सामने से आकर के नहीं कर सकते हैं, तो क्या पीछे से बैकग्राउंड से कुछ इस तरीके की पार्टी के साथ में सीटों का बंटवारा हो सकता है कि भाई आप यहाँ पर अपने कैंडिडेट कुछ हमें सीटें दे दी, हम यहाँ पर कैंडिडेट नहीं कर, तो इंटरनल कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है।
वो भी पॉसिबल नहीं लग रहा है, मुश्किल है। हाँ, अगर वैसी साहब जीत जाते हैं, उनके कुछ उम्मीदवार जीत जाते हैं, जब सरकार बनाने की नौबत आएगी उस वक्त उनको कुछ एमएलएस की कमी महसूस होगी, तो उस वक्त वो मांगेंगे और वैसे सब सपोर्ट करेंगे। बिहार में क्या है, बिहार में 5 एमएलए एमआईएम के, और उन्होंने हमेशा हर मामले में जहां तक वो आरजेडी को सपोर्ट किया, अगर आरजेडी को जरूरत पड़ती है सरकार बनाने के लिए तो उसके लिए भी खुलकर सपोर्ट करने को तैयार थे। और इसके अलावा जब वो लोकसभा के स्पीकर का, सॉरी, विधानसभा में स्पीकर का चुनाव हुआ तो उसमें भी इन लोगों ने, एमआईएम के लोगों ने आरजेडी के कैंडिडेट को सपोर्ट किया। तो जहां तक हुआ वो सपोर्ट करते हैं, कोई बिल पास होता है उसमें सपोर्ट करते हैं। तो इन लोगों ने अभी तक यही किया है कि सेकुलर ताकतों को ही सपोर्ट किया है, कहीं पर बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया। तो मिसाल हमारे सामने, तो यहाँ भी जरूरत पड़ी तो वो करेंगे। लेकिन ये लोग जो है ना, नहीं चाहते हैं कि मुसलमानों को सियासी ताकत मिले। ये हमेशा मुसलमानों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं कि मुसलमान हमारे गुलाम रहे, टिकट के लिए हमारे दरवाजे खटखटाए, हमारे सामने नमस्कार करे आकर के, हमारा पांव छुए टिकट के लिए। हम टिकट दे तो चुनाव लड़े, टिकट नहीं दे तो ये बर्बाद हो जाए। ये इन लोगों की पॉलिसी रही है। मुजफ्फरनगर 40% मुसलमानों की आबादी है, वहां से एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया जाता है, मुसलमानों को लीडरशिप नहीं दी जाती। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप देखिए, जमीरुल्लाह अलीगढ़ से एमएलए थे, 10 मरतबा थे। पहले तो आरएलएलडी उनको हाथ पकड़ के स्टेज से उतार देती है कि आप स्टेज पर हमारे साथ शेयर नहीं कर सकते हो, और अब उनको टिकट नहीं दिया गया है, उनके लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को टिकट भी नहीं दिया जाता है, बराबर की हिस्सेदारी भी नहीं दी जाती है। शरकत दारी तो बहुत दूर की बात है, और इसलिए वैसे जैसे लोगों की अहमियत बढ़ जाती है। मुसलमानों के मुद्दे पर ये अपोजिशन लोग सवाल नहीं उठाते हैं, मुसलमानों को सिर्फ बीजेपी आरएसएस का खौफ दिलाते। इसलिए मुझे लगता है कि वैसी या जितनी मुस्लिम लीडरशिप है, सब जरूरी है। मुसलमानों की पॉलिटिकल पार्टी होना जरूरी है, मुसलमानों का पॉलिटिकल ताकत होना जरूरी है। हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि लेकिन इन लोगों में आपस में एक समझौता भी होने चाहिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए कि आपस में हमारी अंडरस्टैंडिंग हो। अगर हम आपस ही में पार्टी एक दूसरे के खिलाफ होने लगेंगे तो जो हमारा असल मकसद जिसको टारगेट करना है वो पूरा नहीं हो पाएगा, और यही हमारी कमी है। कसम साहब, आप कितना सही पाते हैं इस आरोप को जो हमारे कुछ मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स और दानिश्वर तबका लगाता है, और इसके लिए कहीं ना मुझे तो खुद भी ऐसा फील होता है कि वैसे साहब इसके लिए जिम्मेदार भी हैं, क्योंकि हमारे समाज का जो अभी जो हमारा यंग जनरेशन है, मैं हम हमारे जैसे लोग, वो कहीं ना कहीं इस बात को तो फील करते हैं कि एक मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी और हमारा मुस्लिम नुमाइंदे होने चाहिए, जो कि ये हमारा एक संविधानिक अधिकार भी है, और इससे हमें कोई मना भी नहीं कर सकता है, क्योंकि बाकी जो धर्म के लोग हैं और बाकी जो जातियों के लोग, उनकी अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन ओवैसी साहब के साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो जो उनके ऊपर आरोप लगते हैं वो किसी हद तक उनको खत्म भी नहीं करना चाहते। जैसे कि वो ये आरोप तो लगाते हैं कि अखिलेश यादव या जो सेकुलर पार्टीज उनके साथ बात नहीं कर रही हैं, उनको बराबर का अधिकार नहीं दे रही है, लेकिन वो खुद मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ समझौता नहीं कर रहे हैं, उनके साथ बैठना नहीं चाहते हैं। ये खुद सिक्योरिटी वो अपनी दिखा रहे हैं, जबकि वो बोलते हैं अखिलेश यादव सिक्योरिटी दिखा रहे हैं। दूसरा ये कि उनकी जो बयानबाजी कुछ हद तक होती है, वो कहीं ना कहीं पोलराइजेशन तो करती है। उनको ये बात पता है कि मोदी मीडिया और बीजेपी के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनकी बात को काट छाट के हिंदू वर्सेस मुस्लिम बनाते हैं। लेकिन अभी यूपी में भी हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ वो स्टेटमेंट दे देते हैं जिस जो कि बीजेपी जैसी पॉलिटिकल पार्टी और मोदी मीडिया जो है वो हिंदू बनाम मुस्लिम उसको बना देती है। तो कुछ चीजें ऐसी ओवैसी साहब को भी तो करनी चाहिए कि वो अपनी इमेज चेंज कर सके, उनके ऊपर जो बी टीम होने का जो आरोप लगाया जाता है वो खत्म हो सके। लेकिन हमें तो दूर दूर तक अभी तक तो नजर नहीं आता है कि वो अपनी इमेज चेंज करना चाहते हो। देखिए, ये जो गोदी मीडिया का मामला है ना, ये हमेशा चाहते हैं हिंदू बना मुसलमान मुद्दा बना रहे। इनको नहीं कुछ मिलेगा तब भी ये चाहेंगे एक मुद्दा तलाश लेंगे। आप रास्ता चल रहे हैं, मुंबई की सड़क पर जाएंगे, मोहम्मद अली रोड पर आप थूक फेंकेंगे ना, अब उसको कोई खबर नहीं मिलेगी तो आपके थूक पर ही रिपोर्ट बना देगा, देखो ये मोहम्मद अली रोड पर थूक फेंक रहा, मुंबई को ये कब्जा करना चाहता है, ये थूक जिहाद है। यूपीएससी में मुसलमानों के ज्यादा रिजल्ट आ गए, ज्यादा का 3-4% आबादी के एतबार से बहुत कम है। बता दें कि मुसलमान यूपीएससी जिहाद कर रहे हैं, मतलब डीएम बन करके, कलेक्टर बन करके और एसपी बन करके हमारे सिस्टम पर कब्जा करना चाहते हैं। तबलीगी जमात के लोग तबलीग में जा रहे थे, कोविड आया था चाइना से, तो तबलीगी जमात पर लगा दिया और इल्जाम लगा दिया कोरोना जिहाद फैला रहा है। तो ये बात तो आप जहन में रखिए कि आपकी हमेशा इस देश में निगेटिव छवि ही मीडिया के जरिए पेश की जाएगी, आपके किसी पॉजिटिव काम को मीडिया पेश नहीं करेगा। अगर आप कुछ गलत करेंगे तो आपको पेश किया जाएगा, अगर आप अच्छा करेंगे तो नहीं बताया जाएगा कि अच्छा मुसलमान ने क्या है।
कोई गलत काम मुसलमान से सरजद हो जाता है उसको खुल करके बताएंगे, नहीं भी होता तब भी ये बताते। तो मीडिया के बारे में एक उसूल है, जहन में रहना चाहिए। दूसरी बात असदुद्दीन ओवैसी की स्पीच को लेकर के, असदुद्दीन ओवैसी के भाई ने एक स्पीच दी थी, वो गलत है, सारी दुनिया ने उसको कंडेम किया। वैसे साहब मुझे लगता है कोई ऐसी स्पीच नहीं देता, मुसलमानों के राइट्स की बात करते हैं, हुकूक की बात करते हैं। अब उसको अगर मीडिया अलग रंग दे दे या उसको 10 मिनट को काट करके उल्टा सीधा बना करके पेश करे, तो मीडिया चाहता ही है और किसी के बयान में कर देगा। आज वैसी साहब को कर रहा है, कल वैसी नहीं होंगे, किसी और के बयान में करेगा। वो शफीकुर रहमान बर्क सच बोलते हैं उसको कर देगा, मार्श मदनी बोलते उसको कर देगा, महमूद मदनी के बयान में कर देगा, कल होकर के हमारे बयान में कर देगा, आपके बयान में कर देगा। हमारी एक मिलत टाइम्स पर की वीडियो थी मौलाना सज्जाद की, उसको मीडिया ने उल्टा सीधा बयान करके बताना शुरू कर दिया। तो मीडिया तो कतर ब्यूनत करता ही है उल्टा सीधा बना करके, वैसे सब कुछ भी गलत नहीं बोलते। वो मुसलमानों की इश्यूज उठाता है, अगर वो नहीं उठाएंगे कौन उठाएगा? इनके मुंबई के भी एक एमएलए हैं वारिस पठान साहब, उन्होंने भी इस तरीके की बयानबाजी की है, इनके छोटे भाई साहब ने की है। कभी कभी वैसे साहब भी करते हैं, जैसे आरएसएस के मोहन भागवत ने बोला कि सबको वंदे मातरम पढ़ना होगा, तो वैसे साहब ने बोला कि मैं अपनी गर्दन कटा दूंगा लेकिन वंदे मातरम नहीं पढ़ूंगा। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो है कि इस तरीके की देखिए बयानबाजी एक इनके तो बयान है कि उन्होंने ऐसा क्यों है। कहा, लेकिन वैसी साहब अगर एक बयान बोलती तो उससे 10 गुना ज्यादा जहर अफशानी उधर से की जाती है। वारिस पठान का आपने नाम लिया, मैं वारिस पठान को ज्यादा नहीं सुनता, ना उसमें कोई बोलने का सेंस है, और पता नहीं क्यों एमआईएम में उनको अहमियत हासिल है, मुझे नहीं लगता, ना कोई ज्यादा वो टीवी नहीं चैनलों वो पर सलीके से बोल पाते हैं। हाँ, आसिम वक़ार साहब है, अच्छे स्पोक पर्सन एमआईएम के, सलीके से लॉजिक के साथ बात करते हैं। अख्तरुल इमान साहब है, अच्छे लीडर है, शानदार गुफ्तगू करते हैं। इम्तियाज जलील साहब एमपी है, शानदार गुफ्तगू करते हैं। कलीमुल हफीज साहब दिल्ली में एमआईएम के सदर बने, अच्छी गुफ्तगू करते हैं, लॉजिक के साथ बात करते हैं। वारिस पठान का तो मुझे भी समझ में नहीं आता, उनके भाई ने बयान दिया था और पूरी दुनिया ने उसको कंडेम किया, और हिंदुस्तान का कोई मुसलमान उनके साथ नहीं है, उनके भाई के साथ, उनकी स्पीच के साथ। वैसे साहब भी कभी अगर एक जुमला है, उन्होंने बोल दिया कि मैं गर्दन कटा दूंगा, नहीं बोलूंगा, लेकिन इससे 10 गुना उधर से जहर अफशान की जाती है उनके। लेकिन क्या है ना, मीडिया वही है कि मीडिया हमारी 99 अच्छाइयों को मीडिया छोड़ देता है, सिर्फ एक बुराई को मीडिया उठा करके ले आता है और उसी को कहता है कि मुसलमान ऐसा बोल रहे हैं। यति नरसिंहन सरस्वती है, आज ही की उसकी वीडियो है, वो कह रहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, आइन पर भरोसा नहीं है, पुलिस पर भरोसा नहीं। इस आइन के रहते हुए देश के 80 करोड़ हिंदू खतरे में, 100 करोड़ हिंदू खतरे में, ये बोल रहा है। कहीं मीडिया में देखा आपने उसकी खबर चल रही है, कुछ को हेडलाइन बना रहा हूं, कोई इसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा हूं। वैसे साहब सिर्फ इतना सा एक जुमला बोल देते हैं कि वैसी अगर मोदी और योगी नहीं रहेंगे तो पुलिस वालों तुम्हें कौन बचाएगा, आगे पीछे से काट करके। और उसको कहा जाता है कि वैसी ने धमकी दी है पुलिस को। वो कह रहे हैं कि जब इक्तदार में नहीं रहेंगे, इनके इक्तदार की वजह से तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, तुम मनमाना कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो, इंसाफ करने के बजाय, अपनी जिम्मेदारियां निभाने के बजाय। जब इनकी हुकूमत नहीं रहेगी, दूसरी सरकार आएगी, तो हो सकता है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। तो मीडिया का काम ही है निगेटिव प्रोपेगेंडा चलाना, हमारी छवि को गलत अंदाज से पेश करना। इसलिए मीडिया को तो छोड़ ही देना चाहिए, मीडिया जो कुछ कर रहा है उसको करने दीजिए, हमें अपना काम करना चाहिए। कौन साहब, आप यूपी की ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, अब असली मुद्दे की तरफ हम आ जाते हैं, क्या लगता है आपको कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आ रही है वहां पर और कौन अगला मुख्यमंत्री बनने जा रहा है? क्या योगी साहब फिर से अपने मठ में जाकर के बैठ जाएंगे, या फिर से इस तरीके की हिंदू मुस्लिम कुछ राजनीति हो सकती है, या कोई बड़ा कुछ आने वाले दिनों में फेरबदल हो सकता है, क्या लगता है आपको? नहीं, इस बार तो देखिए चांसेस दोनों के थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव के दिन करीब आते जा रहे हैं, बीजेपी हार की तरफ जा रही है और समाजवादी पार्टी जीत की तरफ जा रही है। तो अंदाजा तो यही है कि समाजवादी सरकार बनाएगी। हो सकता है कुछ सीटें कम पड़ जाए तो बीएसपी या कांग्रेस से भी उन्हें मदद मिल जाएगी, लेकिन बीजेपी हार रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो गणित है, वोटों का गणित असल होता है, ये तय करते हैं। और जो वोट होता है ना, लोकल लीडरों का बड़ा किरदार होता है। 2017 में इसलिए बीजेपी को जीत मिली वहां के दलित लीडर, जो बड़े बड़े चेहरे बीएसपी के थे या समाजवादी में थे, वो सब बीजेपी में शामिल हो गए, और उसकी वजह से जो मौर्या का वोट है या कुर्मी का वोट है या यादव वोट है, वो सब बीजेपी को गया। इस बार जो ओबीसी और एससी एसटी के लीडर हैं, वो समाजवादी की तरफ आ रहे हैं, कम से कम बीजेपी को छोड़ रहे हैं, बीजेपी से नाराज है। और लोकल वोटर्स पर इन लीडरों का बड़ा प्रभाव होता है, इनके वर्कर्स होते हैं, इनका उसमें अहम किरदार होता है किधर वोट जाना है। तो जिस तरीके से लगातार बीजेपी को छोड़ करके ओबीसी और एससी के लीडर्स समाजवादी की तरफ आ रहे हैं या बीएसपी की तरफ आ रहे हैं, उससे अब ये बात कंफर्म हो गई है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने वाली है और बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। और इसीलिए बीजेपी को अपनी हार देखते हैं। अच्छा, एक और बात, जब एन चुनाव के टाइम में जब तारीख और डेट का ऐलान हो जाए और आपके बड़े बड़े लीडर्स अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने लगे, तो समझ जाइए कि खुद इंटरनल रिपोर्ट है कि पार्टी बहुत कमजोर है, वो हार रही है।
और इसीलिए वो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, क्योंकि पार्टियों में क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नजरिया की बुनियाद पर सियासत करते हैं, हार जाए या जीत जाए इसी पार्टी के साथ रहना है, क्योंकि इस पार्टी की विचारधारा हमें सूट करती है। अब वो राइट विंग की विचारधारा हो या लेफ्ट की विचारधारा हो या कांग्रेस की विचारधारा हो, कुछ लोग होते हैं हर पार्टी में जो बिल्कुल विचारधारा की सियासत करते हैं, हार जीत से मतलब नहीं होता, कुर्सी से मतलब नहीं होता। लेकिन ज्यादातर पॉलिटिक्स जो होते हैं ना, वो कुर्सी के लिए सियासत में आते हैं, उन्हें जीतना मकसद होता है, उन्हें कुर्सी चाहिए होती है, एमएलए एमपी या वजीर आला बनना मकसद होता है। का बीजेपी की विचारधारा में जगह मिल जाए या कांग्रेस की विचारधारा में हो या लेफ्ट की विचारधारा में, इधर या उधर। यही वजह है कि बीजेपी के ज्यादातर जो एमएलएज हैं वो कांग्रेस एसपी समाजवादी के लोग हैं, जो इधर आए टूट करके। अब इधर ही के लोग उधर जा रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं, 50% लोग वो होते हैं जिन्हें कुर्सी चाहिए, इधर मिले या उधर मिले। अब इनको इधर कुर्सी मिलनी मुश्किल हो रही है तो उधर जा रहे हैं, फिर उधर उनको लगेगा कि हार हो रही है तो इधर आएंगे। जैसे पिछली मरतबा वो लोग उधर आए थे। बीजेपी के भी 300 कुछ एमपीज हैं, और उनमें से 35% एमपी वो है जो कांग्रेस के जमाने में एमपी थे, कांग्रेस की सरकार में एमपी थे। तो ये वो लोग हैं कुर्सी वाले, इधर से उधर होते रहते हैं। और अब यही लग रहा है, इन्हीं लोगों ने बता दिया है कि बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं आ रही है, दूसरी पार्टियों की सरकार बनेगी। तो इस भदगढ़ से अंदाजा लगाया जा सकता है, ये जो दल बदलू, जो मौका परस्त लीडर्स जो इधर से उधर जा रहे हैं, इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में शायद सपा की गवर्नमेंट वहां पर बनने वाली। बिल्कुल चलते चलते शम्स तबरेज़ साहब, जो हम ये बात बोलते हैं अक्सर, जो हमारा एक दानिश्वर तबका ये बात बोलता है कि मुसलमानों की अपनी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, ताकि आपके अपने लोग आपकी बात रख सके। क्योंकि अभी हमने ये देखा है कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि अभी सपा में आ गए हैं, कि ट्रिपल तलाक का जब मसला चल रहा था, तब यही स्वामी प्रसाद मौर्य था जिसने बोला था कि ये मुसलमान अय्याश होते हैं, इस वजह से ट्रिपल तलाक लाना चाहिए। अभी यही स्वामी प्रसाद मौर्य जो मुसलमानों को अय्याश बोल रहा था, ये स्वामी प्रसाद मौर्य अब सेकुलर बन गया, और अब सेकुलरवादी विचारधारा के अंतर्गत आ गया है और समाजवादी पार्टी में जा रहा है। और यही समाजवादी पार्टी है जो कि मुसलमानों के सबसे बड़ी वोटों की वोट लेने की बात करती है, और ये बोलती है कि हम सबसे बड़े मुसलमानों खैर पाए। तो क्या वाकई में ये एक मजाहिया सेकुलरिज्म नहीं है हमारा, कि इस तरीके के लोग जो कभी मुसलमानों को गालियां देते हैं, अय्याश बोलते हैं, मुसलमानों को काटने मारने की बात करते हैं, फिर वो एकदम से सेकुलर हो जाते हैं? देखिए, आपको क्या सच्चाई लगता ये है? है कि इस देश में कोई सेकुलरिज्म नहीं रह गया है, हिंदुत्व के नाम पर सियासत हो रही है। प्रसाद मौर्य को तो छोड़ दीजिए, उन पर तो सवाल है ही बचा। खुद समाजवादी पार्टी सेकुलर पार्टी रह गई या नहीं रह गई है, ये इस वक्त गुफ्तगू करने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी के लीडर उत्तर प्रदेश में कासगंज में फैसल को पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है, दूसरे मुसलमानों का कत्ल होता है, वहां समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव नहीं जाते हैं। लखीमपुरी हादसा होता है, मनीष गुप्ता का मामला होता है, समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव खुद जाते हैं, 20-20 लाख रुपए का चेक देता है। यही से पता चल जाता है कि कहाँ कितनी सियासत हो रही है, कौन पार्टी सेकुलरिज्म के उसूलों पर अमल कर रही है, कौन नहीं कर रही है। तो देश में कोई भी पार्टी सेकुलरिज्म की सियासत नहीं कर रही है, सब हिंदुत्व के नाम पर सियासत कर रही है। और ये जो प्रसाद मौर्य, देखिए मुसलमानों की एक प्रॉब्लम क्या है कि बीजेपी हार रही है तो मुसलमान जश्न मना रहे हैं। मुसलमानों को अगर अखिलेश यादव की सरकार बन जाती है, सिर्फ सरकार बदलेगी, चीफ मिनिस्टर का चेहरा बदलेगा, सिस्टम कुछ नहीं बदलेगा, निजाम कुछ नहीं बदलेगा, सेंटर में बीजेपी की हुकूमत होगी और अगली बार भी बनने के चांसेस है। तो जो अमित शाह चाहेंगे वही अखिलेश यादव करेंगे। मुसलमानों का कुछ नहीं बदलने वाला है। 70 सालों में जब मुसलमानों के हालात कुछ नहीं बदले, कांग्रेस की सरकार थी, यूपी में समाजवादी की सरकार थी, बिहार में आरजेडी की सरकार थी, तो 5 सालों में अखिलेश की सरकार आकर के मुसलमानों का क्या हो जाएगा? मुसलमानों का कुछ भी बदलने वाला नहीं है। मुसलमानों के और भी बुरे हालात होंगे, खास जो भी सरकार आ जाए। इसलिए मुसलमानों को तो पहली फुर्सत में जश्न मनाना बंद करना चाहिए। सरकार बीजेपी के उत्तर प्रदेश में आए या समाजवादी के आए, मुसलमानों के हालात पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुसलमानों के हालात सभी पार्टियों में दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। ये एक अफवाह फैला दे सिर्फ 6 सालों में मुसलमानों पर जुल्म हुआ, मॉब लिंचिंग हुई, और इससे 6 साल पहले यानी 2014 से पहले ऐसा लग रहा था कि मुसलमान बड़े खुशहाल थे, मुसलमानों को 100% रोजगार हासिल था, मुसलमान 100% यूपीएससी निकाल रहे थे, मुसलमानों की तालीम की शरह 100% थी, मुसलमान तरक्की याफ्ता थे, बिजनेस में अच्छे थे। और 2014 के बाद सीधे मुसलमानों का जो रेशियो है 20%, 100% से घट करके 2% पर आ गया है। इससे पहले फसाद नहीं हुआ, मॉब लिंचिंग नहीं, मारा नहीं गया, बेगुनाहों को जेल में नहीं डाला गया, दहशतगर्दी के इल्जाम नहीं लगाया गया। तो मुसलमानों को जहन में जो भर दिया गया ना बीजेपी और आरएसएस का खौफ, इससे मुसलमानों की जरूरत है और ये जान लेने की जरूरत है कि सरकार जो भी होगी, आपके हालात
पर जरा बराबर फर्क नहीं आने वाला है। अभी आप अंदाजा लगा लीजिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, उस छत्तीसगढ़ में धर्म संसद हुई, उस धर्म संसद में मुसलमानों के कत्ले आम की बात की गई, और उसी धर्म संसद में छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की सरकार है, रायपुर में महात्मा गांधी को चरणदास ने गाली दी, उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया इस वजह से कि उसने महात्मा गांधी को गाली दी थी। लेकिन चार्जशीट में या कहीं पर भी इस बात की वजह से उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई कि वहां मुसलमानों के जेनोसाइड की, कत्लेआम की बात की गई। तो आज भी वही हाल है, इससे सरकार बदलने से कुछ नहीं होगा। और जो मुसलमान जश्न मना रहे हैं या खुश हो रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य इधर से उधर जा रहे हैं या दूसरे लोग उधर से उधर जा रहे हैं, या ट्विटर पर लोग गिनती कर रहे हैं, बीजेपी को चढ़ा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो मुसलमानों को और बर्बाद कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। उन्हें चुप रहना चाहिए या खुद जीतने की कोशिश करनी चाहिए कि आपका मकाम कहाँ है, आप जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं, आपके कितने लोग असेंबली में पहुंच रहे हैं, आपके कितने लोगों को टिकट मिला है, आपकी कितनी पार्टियों की पोजीशन बेहतर है। इस पर फोकस करने की, काम करने की, ध्यान देने की जरूरत है। सरकार बदलने से हमारे मसले हल होने वाले नहीं है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मुसलमानों का एक मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि किसी की भी सरकार रहे, चाहे वो सेकुलर पार्टी जो अपने आप को बोलती है, सपा, कांग्रेस, बसपा, या फिर बीजेपी जो कि एक कम्युनल पार्टी है अपने आप, हम जिसको समझते हैं, लेकिन उनका मुसलमानों का मकसद ये होना चाहिए कि हम अपने पैरों पर कितनी जल्दी खड़े हो जाएंगे, जो कि शायद असदुद्दीन ओवैसी साहब भी चाहते हैं, अगर कुछ चीजों में अगर वो अपने स्ट्रेटजीज में चेंजेस लाए, अपने बयानात में चेंजेस लाए। क्योंकि सम साहब हमने एक चीज ये देखी है कि इस्लाम धर्म हमारे, जिसमें हमें बोला जाता है कि मोमिन वो है कि जो कि एक बिल से एक बार डसा जाता है, बार बार नहीं डसा जाता। लेकिन हम 70 सालों में ये देख रहे हैं कि हम बार बार सेकुलरिज्म के नाम पे ठगे जाते हैं। हम बार बार ये चाहते हैं कि कांग्रेस आ जाए और वो हमको मारती पीटती है। हम बार बार ये चाहते हैं कि सपा उत्तर प्रदेश में आ जाए, हमारे अच्छे दिन आ जाए, जबकि कभी नहीं आते। और हम हर बार ये बात बोलते हैं कि चलो ठीक है, भाजपा को हम इस बार हरा देते हैं, सपा को या बसपा को लेके आ जाएंगे तो हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे, जबकि मुसलमानों के कभी अच्छे दिन आने वाले नहीं है जब तक कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी ना बना करके अपने आप को मजबूत नहीं करते। क्या बोलना चाहते हैं आप चलते चलते इसके बारे में, कुछ हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए, हिंदुस्तान में मुसलमानों की प्रॉब्लम क्या है कि इनके जहनों में बैठा दिया गया है कि मुसलमान अगर 70 सालों से हिंदुस्तान में जिंदा है, उनके हालात सीरिया, अफगानिस्तान जैसे नहीं हुए हैं, इनके हालात म्यांमार जैसे नहीं हुए, तो कांग्रेस की वजह से। कांग्रेस है इसलिए मुसलमान हिंदुस्तान में सांस ले रहा है, समाजवादी पार्टी है इसलिए हिंदुस्तान में मुसलमान जी रहा है। ये जो बैठा दिया गया है ना, और बीजेपी आ जाएगी तो हिंदुस्तान म्यांमार बन जाएगा, कत्लेआम शुरू हो जाएगा। इसी डर की वजह से मुसलमान अब अपने लिए नहीं सोचता है, वो कांग्रेस के लिए सोचता है, वो समाजवादी के लिए सोचता है। अपनी लीडरशिप को मजबूत करने की मुसलमान फिक्र नहीं करता, बल्कि वो आरजेडी को, मुसलमान इस बात से खुश होता है कि तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बन जाए। मुसलमान इस बात पर मिठाइयां बांटते हैं कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन जाए। तुम क्या बने इसके बारे में मुसलमान कभी नहीं सोचते हैं। मुसलमानों के जहन में बैठा दिया गया है कि आप 20% हो हिंदुस्तान में, लेकिन इसके बावजूद आपकी कोई हैसियत नहीं है। मुसलमान ये नहीं सोचते, ये नहीं उनको बताया जाता कि इसी हिंदुस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटी की तादाद सिर्फ 2% है, लेकिन वो जॉब में हमसे ज्यादा है, एजुकेशन में हमसे ज्यादा है, पार्लियामेंट में हमसे ज्यादा है, असेंबली में हमसे ज्यादा है, और उनके मुद्दे पर हर कोई बोलने को तैयार होता है। उनके साथ कोई जुल्म होता है तो सब लोग उनका सपोर्ट करते हैं। जब वो 2% होकर के इतने ताकतवर हैं, उनके लिए 4 स्टेट बन चुका है, 4 स्टेट में क्रिश्चियन मेजोरिटी में है, और अब 20% है, फिर भी आप डरते हैं, और डर की वजह से जिंदा है और डर की वजह से वोट करते हैं। ये जो मुसलमानों को डर बैठा दिया गया ना, मुसलमानों को डर निकालना होगा। आप जिंदा हैं तो ईमान की वजह से। एक साहिब ईमान को डरना नहीं चाहे कि उसके साथ क्या होगा। 20% मुसलमान है, इनका कुछ नहीं हो सकता, कोई इनका कत्लेआम नहीं कर सकता, कोई इनका खून नहीं बहा सकता। शर्त यह है कि खुद अपने अंदर हिम्मत पैदा करे, ताकत पैदा करे, डिफेंस की सलाहियत पैदा करे, अपने आप को पावर मिलाए, सियासी तौर पर बेदार हो, पुलिस से बात करने की हिम्मत पैदा करे। अफसोस की बात क्या है कि मुसलमानों में बेदारी नहीं है, कानून की बेदारी नहीं है, सहाफत की बेदारी नहीं है, जर्नलिज्म की बेदारी नहीं है। अब एक मुसलमान पुलिस से बात करने में डरता है। आलम यह है कि किसी मुसलमानों के गांव में कोई पुलिस चली जाती तो मुसलमानों को लगता है कि हमें गिरफ्तार कर लेगा, घर में बंद हो जाते हैं। कोई बंदूक लेकर दिख जाता है उसके सामने बिल्कुल ताला लगा लेते हैं। अब पुलिस से बात की, जब जाने कि पुलिस के राइट्स क्या है। पुलिस के हाथ में बंदूक है तो इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस सीधे किसी को शूट कर देगी और फायरिंग कर देगी। उस पुलिस एहलकार को गोली चलाने का हक ही नहीं है।
बंदूक उसके हाथ में यूं ही है जब तक उसको ऊपर से हाई कमान से परमिशन नहीं लेगी। मखसूस हालात में वो परमिशन दी जाती है। मुसलमानों को ये नहीं पता है कि एसएचओ का क्या काम होता है, दारोगा का काम होता है। अगर आप पर जुल्म होता है उससे आप बात करें, उसको बताएं, केस दर्ज करें। मुसलमानों में ये बेदारी नहीं है, ये फिक्र नहीं है। इस वजह से मुसलमान डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं और आरएसएस और बीजेपी का खौफ दिला करके और मुसलमानों को डराया जाता है। और सच्चाई ये है कि इस देश में जो बीजेपी चाह रही थी, आरएसएस चाह रही थी, उसी के नाम पर सियासत हो रही है। आरएसएस का एजेंडा हर हाल में पूरा हो रहा है। हाँ, कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो या समाजवादी की सरकार हो, अभी भी अपोजिशन पार्टियां भी वही कर रही है जो बीजेपी चाह रही है। हिंदुस्तान की जो मौजूदा सरकार है आरएसएस, उसने देश की सियासत का मिजाज ऐसा बना दिया है कि 20% की कोई बात नहीं करेगा, 80% की बात होगी। अब जो हुकूमत में है बीजेपी, वो भी उसी 80% की बात कर रही है। जो अपोजिशन में समाजवादी कांग्रेस, वो भी उसी 80% की बात कर रही है। 20% पर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनके हुकूक नहीं मिल रहे हैं। तो उनकी ना तो सरकार बात कर रही है, ना अपोजिशन बात कर रही है, और बीजेपी अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है। जी, शम्स सफदर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बीजेपी इस बात को खुलेआम बोलती है कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए और मुसलमान डर करके कि बीजेपी सत्ता में ना आ जाए, इस तरीके से वो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज को सत्ता में लाती है और मुसलमान सिर्फ इसी तरह फुटबॉल की तरह खेला जा रहा है। बीजेपी के डर की वजह से सेकुलर पार्टीज को वोट करता है और सेकुलर पार्टीज को पता है कि मुसलमानों का वोट बैंक हमारे लिए बिल्कुल इजी है, ये कहीं इधर उधर जाने वाला नहीं है। बीजेपी के डर की वजह से आने वाला हमारे पास में ही है। इसी वजह से हमारी लीडरशिप डेवलप नहीं हो पा रही है। हमारे ज्यादा से ज्यादा हमारे खुद के एमएलए एमपी ज्यादा से ज्यादा नहीं पहुंच पा रहे हैं, और जब तक हमारी अपनी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, हमारे अपने लोग वहां पर नहीं जाएंगे, तब तक मुसलमानों के मुद्दे पर कोई बात नहीं करेगा और मुसलमानों की स्थिति परिस्थिति में कोई भी सुधार आने वाला नहीं है। जनाब शम्स सफदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए और इन मुद्दों पर बात करने के लिए। व्यूअर्स, हम अन्य मुद्दों के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हम लोगों ने बातचीत की और इंशाल्लाह ताला हम लोगों का सिलसिला चलता रहेगा। कोशिश करेंगे हम लोग इस शो का एक नाम रखे बाज़ाब्ता, और इसी तरह करंट इश्यूज पर, अहम खबरों पर तज्ज़िया जारी रहे। बहुत शुक्रिया अकील साहब, आपने अच्छे सवालात किए और हम लोगों ने बातचीत की। हमारे नाजरीन इस बारे में जो कुछ सोचते हैं, हम लोगों के ख्यालात से आप एग्री हैं नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज़: उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com